नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम एक बेहद कमाल की चीज डिकोड करने वाले हैं। जरा सोचिए, 1930 के दशक के एक छोटे से टेबलटॉप आविष्कार और हमारी पीरियोडिक टेबल के बिल्कुल आखिरी छोर के बीच क्या कनेक्शन हो सकता है। चलिए पता लगाते हैं। तो सीधे आधुनिक केमिस्ट्री के सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। आखिर इस ब्रह्मांड में एक बिल्कुल नया तत्व यानी एक नया एलिमेंट जोड़ने के लिए क्या करना पड़ता है? इसके लिए कितनी ऊर्जा और कैसी तकनीक लगती होगी? इसका जवाब जानने के लिए हमें एलिमेंट 103 को देखना होगा। ये एक सिंथेटिक और अत्यधिक रेडियोधर्मी तत्व है। मतलब ये नेचर में कहीं नहीं मिलता। इसे पूरी तरह से लैब के अंदर इंसान द्वारा कृत्रिम रूप से बनाया गया है। इस रहस्यमयी एलिमेंट का नाम है लॉरेंशियम। अब देखिए, ये इतना ज्यादा अस्थिर या अनस्टेबल है कि प्रयोगों में इस्तेमाल होने वाला इसका सबसे आम आइसोटोप भी बस कुछ ही मिनटों में गायब हो जाता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि इसे बनाने के लिए हमें भारी परमाणुओं को एक दूसरे से बेहद तेज गति से टकराना ही पड़ता है। भाग 1, सीधी सीमाओं को तोड़ना। तो सवाल ये है कि परमाणुओं को इतनी जबरदस्त टक्कर कैसे दिलवाई जाए। शुरुआती दौर में वैज्ञानिकों ने लीनियर एक्सेलरेटर यानी सीधे ट्रैक वाली मशीनों का इस्तेमाल किया, लेकिन दिक्कत ये थी कि इनके लिए मीलों लंबी जगह और बहुत ज्यादा वोल्टेज चाहिए था। और यहीं पर 1929 में वैज्ञानिक अर्नेस्ट लॉरेंस ने एक बहुत ही स्मार्ट और गोल आकार का समाधान निकाला। लॉरेंस का आइडिया इतना शानदार था कि इसे बस इस एक लाइन में समझाया जा सकता है। एक वृत्त यानी सर्कल में लिपटा हुआ रैखिक कण त्वरक। मीलों लंबे सीधे ट्रैक की जगह मशीन को गोल क्यों ना बना दिया जाए। ये विज्ञान के लिए एकदम गेम चेंजर साबित हुआ। भाग 2, एक सर्पिल की संरचना। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि मशीन के अंदर ये काम कैसे करता है। ये असल में एक मैग्नेटिक फील्ड और एक इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का गजब का तालमेल है। मैग्नेटिक फील्ड उस कण को एक गोल घुमाव में जकड़े रखता है और तेजी से बदलता इलेक्ट्रिक फील्ड हर चक्कर पर उसे एक जबरदस्त स्पीड बूस्ट देता है। इससे वो कण लगातार बाहर की तरफ एक स्पाइरल रास्ते पर तेज और तेज होता जाता है। मशीन के अंदर के इस दोहरे खिंचाव और धक्के को लोरेंस फोर्स कहते हैं। इसमें मैग्नेटिक फोर्स बस एक स्टीयरिंग व्हील का काम करता है जो रास्ता दिखाता है, लेकिन असली स्पीड बढ़ाने का काम वो बदलते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड ही करते हैं। जब भी भौतिक विज्ञानी इस मशीन की लिमिट मापना चाहते हैं तो वो इसका के फैक्टर निकालते हैं। ये एक ऐसा नंबर है जो बताता है कि मशीन ज्यादा से ज्यादा कितनी ऊर्जा पैदा कर सकती है, और ये सीधे तौर पर मशीन के साइज और उसके मैग्नेटिक फील्ड की ताकत से बंधा होता है। भाग 3, प्रकाश की गति को मात देना। ये मशीन कितनी तेजी से इवॉल्व हुई, ये सच में हैरान करने वाला है। 1931 में जो साइक्लोट्रॉन सिर्फ 4.5 इंच का था और जिसे एक हाथ में आसानी से उठाया जा सकता था, महज 15 सालों के अंदर वो 184 इंच के एक विशालकाय दैत्य में बदल गया। हाई एनर्जी तक पहुंचने के लिए मशीनों का ये विस्तार बहुत जरूरी था। लेकिन साइज बढ़ाने के साथ एक बड़ी रुकावट भी आई। एल्बर्ट आइंस्टाइन की थियरी ऑफ रिलेटिविटी के कारण जैसे जैसे कण प्रकाश की गति के करीब पहुंचते हैं, उनका द्रव्यमान यानी मास बढ़ने लगता है। इस भारीपन की वजह से वो इलेक्ट्रिक फील्ड की लय से पिछड़ने लगते हैं और उनका तालमेल टूट जाता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंजीनियरों ने आइसोक्रोनस और सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन जैसी और भी एडवांस्ड मशीनें बनाई। ये मशीनें इतनी पावरफुल हैं कि प्रयोग के हिसाब से हल्के प्रोटॉन से लेकर यूरेनियम तक के भारी आयन बीम बड़ी आसानी से फायर कर सकती हैं। भाग 4, बम से लेकर चिकित्सा तक। अब सवाल आता है कि 1930 के इस आविष्कार का आज की हमारी जिंदगी से क्या लेना देना है। देखिए, ये साइक्लोट्रॉन आज सच में लोगों की जान बचा रहे हैं। पेट स्कैन में इस्तेमाल होने वाले आइसोटोप्स बनाने से लेकर कैंसर के ट्यूमर्स को सीधे टारगेट करके नष्ट करने वाली प्रोटॉन बीम थेरेपी तक, इनका इस्तेमाल मेडिकल साइंस में हर दिन हो रहा है। और एक फन फैक्ट बताऊं, इस तकनीक का असर हॉलीवुड के पॉप कल्चर तक पहुंचा। 1984 की मशहूर फिल्म घोस्टबस्टर्स में भूतों को पकड़ने वाले जो आइकॉनिक प्रोटॉन पैक थे ना, वो असल में इन्हीं साइक्लोट्रॉन के छोटे और काल्पनिक वर्जन थे। है ना मजेदार? भाग 5, लॉरेंशियम की विरासत। तो चलिए वापस वहीं चलते हैं जहां से हमने शुरू किया था, एलिमेंट 103।
आज भी हम लॉरेंशियम कैसे बनाते हैं? बिल्कुल उसी कण त्वरक तकनीक से जिसका आविष्कार अर्नेस्ट लॉरेंस ने किया था। इन शक्तिशाली साइक्लोट्रॉन में भारी तत्वों पर हल्के आयनों की जबरदस्त बमबारी की जाती है, तब जाकर ये नया एलिमेंट पैदा होता है। और विज्ञान कभी सीमाएं नहीं देखता। 1961 में कोल्ड वॉर के चरम पर भी लॉरेंशियम की खोज का श्रेय अमेरिका और सोवियत संघ के वैज्ञानिकों ने आधिकारिक तौर पर आपस में साझा किया था। ये अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान और सहयोग की एक बहुत बड़ी मिसाल है। तो इस एक्सप्लेनर को हम एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। जरा सोचिए, आज जो कृत्रिम तत्व हम इन मशीनों से बना रहे हैं, क्या पता कल उन्हीं में भविष्य की किसी बीमारी का इलाज छिपा हो। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए और शक्तिशाली साइक्लोट्रॉन बना रहे हैं, कौन जानता है कि कल कौन सी नई खोज हमारा इंतजार कर रही है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।